नमस्कार साथियों, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसीई राज जीसी देवली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वर्तमान में जैसा आपको पता है कि कोरोना संक्रमण के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो शिक्षण संस्थान बंद है तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों की शिक्षा लगातार बाधित हुई है। तो विद्यार्थियों की उसी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष समाजशास्त्र विषय के एक बहुत ही सरल सारगर्भित टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट 3 है। जी हाँ, बीए तृतीय वर्ष की विद्यार्थियों के लिए यह बनाया गया है और उनके पेपर सेकंड के आधार पर यह निर्मित किया गया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक का संबंध केवल बीए पार्ट 3 ही नहीं, वरन बीए फर्स्ट ईयर या आपकी आगामी कक्षाओं जैसे एमए प्रीवियस या एमए फाइनल के लिए भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और उसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। आने वाली स्लाइडों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इस ई लेक्चर के पीछे उद्देश्य क्या है और इससे विद्यार्थियों को किस तरीके से लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि इस व्याख्यान का उद्देश्य केवल स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, वरन इस विषय में गंभीर रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा। तो यह कोशिश की जाएगी इस व्याख्यान में कि इस व्याख्यान को अधिक से अधिक लिंक शेयर किया जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक समूह। जी हाँ, सामाजिक समूह, जिसे इंग्लिश में सोशल ग्रुप कहते हैं। सामाजिक समूह को समझने से पहले हमें समझना होगा समूह की अवधारणा कि समूह क्या होता है। तो समूह के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है व्यक्ति, क्योंकि बिना व्यक्ति के किसी समूह का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि एक व्यक्ति भी किसी समूह के निर्माण का आधार नहीं हो सकता। अर्थात समूह के निर्माण के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कम से कम 2 व्यक्ति, जो सबसे छोटा समूह होगा वो 2 व्यक्तियों से मिलकर बना होगा। समूह का अध्ययन हम केवल समाजशास्त्र विषय में ही नहीं, वरन अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में भी आर्थिक समूह और राजनीतिक समूह के रूप में करते हैं। समूह समाजशास्त्र विषय की सर्वप्रथम केंद्रीय अवधारणा है। इसके बिना समाजशास्त्र का अध्ययन करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैं शुरुआत में आप सभी लोगों के समक्ष आज इस टॉपिक को लेकर आया। यदि हम सामाजिक समूह की परिभाषा की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें आपस में संपर्क हो, अंतःक्रिया हो और आपस में एकता की भावना हो, और वह व्यक्ति स्वयं को समूह का अनिवार्य हिस्सा समझे। ऐसा ना हो वह उस समूह का स्वयं को भागीदार ही ना समझे। आने वाली स्लाइडों में हम इस पर और अधिक विस्तृत चर्चा करेंगे। सामाजिक समूह की यदि हम शुरुआत करें कि किसने सर्वप्रथम इसकी विस्तृत परिभाषा दी या किसने इसकी विस्तृत चर्चा की, तो सबसे पहले नाम आएगा बोगार्डस, एमोरी बोगार्डस। ये समाजशास्त्र के बेहद लोकप्रिय विचारक हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की एक पाठ्य पुस्तक भी लिखी है। इनका कहना था कि बहुत थोड़े या सार रूप में समाजशास्त्र और कुछ न होकर
समूह का अध्ययन मात्र है। इसका अर्थ है कि इन्होंने समाजशास्त्र में समूह को सबसे अधिक उपयोगी या सबसे अधिक जरूरी या सबसे अधिक केंद्रित माना कि इसके बिना तो समाजशास्त्र का अध्ययन हो ही नहीं सकता। यदि आप समूह ही नहीं समझोगे तो समाजशास्त्र के अध्ययन की कल्पना नहीं की जा सकती। इन्होंने समूह में संस्कृति, परिवार, शिक्षा, खेल कूद, यहाँ तक कि प्रजाति को भी जोड़ा है। अब सामाजिक समूह की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। जैसा कि आप नाम से स्पष्ट हो गए कि जो समूह समाज में हो वो सामाजिक हो जाएगा, पर फिर भी यहाँ अंतर करना जरूरी है कि समूह और सामाजिक समूह में मूलभूत अंतर क्या होता है। हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं आप सभी लोगों के सामने। जैसे हम उदाहरण लेते हैं एक जंगल में वृक्षों का एक झुरमुट है जंगल में, उसी प्रकार गली में नुक्कड़ पर बसे हुए मकान है। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न उठाता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये समूह है या सामाजिक समूह? क्या आपको लगता है कि ये वृक्षों का झुरमुट जो जंगल में है या गली के नुक्कड़ पर जो बसे हुए मकान है, हम उनको सामाजिक समूह की श्रेणी में रख पाएंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो समूह तो है लेकिन सामाजिक समूह के लिए सबसे अधिक उपयोगी चीज़ है या सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया पिछली स्लाइडों के माध्यम से, कि अंत्यक्रिया। यदि अंत्यक्रिया ही नहीं होगी तो वह सामाजिक समूह की श्रेणी में नहीं रह के केवल समूह रह जाए। इसी आधार पर रॉबर्ट मर्टन, ये भी एक बहुत बड़े विचारक हैं। आप जब आगे आने वाली कक्षाओं में पहुंचेंगे या आने वाली क्लास लेंगे तो आप ज़रूर इनका नाम सुनेंगे, और हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी इनका नाम सुना हो। मर्टन ने सामाजिक समूह की अवधारणा का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। वो बोगार्ड्स के विचार से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि सामाजिक समूह के लिए अंत्यक्रिया का होना आवश्यक है। जहाँ अंत्यक्रिया नहीं, वो तो केवल व्यक्तियों का मात्र एकीकरण है। इसका मतलब व्यक्तियों का झुंड है, उनमें आपस में कोई क्रिया नहीं हो रही। इसीलिए वे प्रजाति या राष्ट्र को समूह नहीं मानते, क्योंकि वो केवल व्यक्तियों का मात्र एकत्रीकरण। आगे हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक समूह का अनेक भागों में वर्गीकरण किया जाता है। कई ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक समूह को कई प्रकारों में बांटा है। सभी लेखकों के वर्गीकरण का आधार भिन्न भिन्न है। किसी ने सामाजिक समूह को आकार के आधार पर, किसी ने संरचना के आधार पर, किसी ने संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया है। सामाजिक समूह का जो वर्गीकरण है वो न केवल आपके बीए परीक्षाओं के लिए, वरन प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर में भी यहाँ से कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं जॉर्ज सिमेल से। जॉर्ज सिमेल एक जर्मन समाजशास्त्री थे। उन्होंने आकार को वर्गीकरण का प्रमुख आधार, अर्थात उनके अनुसार समूह के वर्गीकरण का जो प्रमुख आधार है वो है समूह की साइज। इसी आधार पर उन्होंने एकल व्यक्ति को संबंधों का आधार मानकर, क्योंकि बिना किसी एक व्यक्ति से के मदद से तो समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता, हालांकि एक व्यक्ति भी समूह को निर्माण नहीं कर सकता, तो इसी आधार पर उन्होंने डायड, ट्रायड तथा अन्य विशाल स्तरीय समूह को सम्मिलित किया। अर्थात उनके अनुसार समूह के वर्गीकरण में आकार प्रमुख थे, और सबसे छोटा समूह होगा 2 लोगों का, 3 लोगों का, उसके अलावा बड़े विशाल स्तरीय समूह भी बन सकते। उसके बाद चर्चा करते हैं हम वाइट सैंडरसन ने भी संरचना के आधार पर समूहों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। जिस प्रकार जॉर्ज सिमेल के वर्गीकरण में साइज इंपॉर्टेंट थी,
सैंडरसन के वर्गीकरण में स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट, और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर उन्होंने समूहों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। ये 3 भाग थे अनैच्छिक, ऐच्छिक और प्रतिनिधि। अनैच्छिक, जिसे इंग्लिश में इनवॉलेंट्री कहते हैं, इसका अर्थ है जैसे परिवार। इस प्रकार के समूह का निर्माण व्यक्ति जन्म से ही हो जाता है और उसके लिए उसको कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। ऐच्छिक, जैसे आप शिक्षा हासिल करके कोई नौकरी लगते हो, किसी विश्वविद्यालय के सदस्य बनते हो, किसी संगठन के सदस्य बनते हो, जो आप अपनी इच्छा के अनुरूप कर रहे हो, उसके आधार पर जो आप समूह का निर्माण करोगे वो ऐच्छिक समूह के अंदर आएगा। एक अगला जो वर्गीकरण आता है इसमें वो है टॉनिज का। टॉनिज का यदि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और टॉनिज ने जो समूह के वर्गीकरण का आधार किया, उन्होंने समूह को 2 भागों में बांटा, समुदाय और समिति। समुदाय जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं, समिति जिसे हम एसोसिएशन कहते हैं। आने वाले चैप्टरों में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि समुदाय वह होते हैं जिसमें हम की भावना होती है, जैसे कि हमारा पड़ोस, गांव, परिवार, इनको हम कम्युनिटीज़ की श्रेणी में रख सकते हैं। समुदाय इसमें हम की भावना होती है, लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, अनौपचारिकता होती है, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण इन्होंने किया समिति। समिति जिसे अंग्रेजी में एसोसिएशन कहते हैं, ये व्यक्ति स्वार्थ के आधार पर जिनका सदस्य बनता है वो समिति कहते हैं। ये मूलतः अस्थायी होती है। इसमें मुख्यतः वे की भावना। तो यहाँ मुख्य चीज़ यह है कि समुदाय वह है जिसमें हम की भावना होती है। हम की भावना होगी तो निश्चित रूप से घनिष्ठ संबंध होगा, और जहाँ वे की भावना होगी वहाँ निश्चित रूप से काम चलाओ संबंध, वहाँ संबंधों में औपचारिकता होगी, और जहाँ समुदाय होंगे वहाँ संबंधों में अनौपचारिकता होगी और घनिष्ठ संबंध। आने वाले चैप्टरों में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। समुदाय और समिति नाम के अलग अलग चैप्टर भी, जिनकी चर्चा हम आने वाले अध्यायों में करेंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक समूहों के वर्गीकरण के आधार में एक और बड़ा नाम आता है चार्ल्स कूले। जी हाँ, चार्ल्स कूले ने भी समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक, या द्वितीयक जिसे गौण भी कहते हैं, में वर्गीकृत किया। ये इसी प्रकार से होते हैं जैसे प्राथमिक समूहों में घनिष्ठ और आमने सामने के संबंध होते हैं, जैसे परिवार, पड़ोस और कीड़ा समूह। इनमें अनौपचारिकता का भाव होता है, हम की भावना अधिक होती है, जैसा हमने पहले चर्चा की। और गौण समूह वे होते हैं जो अव्यक्तिक होते हैं, जिसमें व्यक्ति के उतने आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं होते, और यह आवश्यक भी नहीं कि वो एक दूसरे को जानते, जैसे राज्य अथवा राजनीति। इसी संदर्भ में चार्ल्स कूले ने एक परिभाषा भी दी है बहुत ही सरल द्वितीयक समूह की, कि जो समूह प्राथमिक नहीं है वे, तो जैसे परिवार, पड़ोस, कीड़ा समूह, ये मूलतः प्राथमिक समूह है, तो इनके अतिरिक्त पाए जाने वाले अन्य और सभी समूहों को चार्ल्स कूले ने सेकेंडरी ग्रुप के रूप में वर्गीकृत किया। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। टॉनिज का, कूले का सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, चाहे वो 20 शब्दों वाले प्रश्न हो, 50 शब्दों वाले हों या बड़े प्रश्न हो, उनमें यह अवश्य पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त एक वर्गीकरण समनर का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने समूहों को अंतः समूह और बाह्य समूह के रूप में वर्गीकृत किया। अंतः समूह अर्थात इन ग्रुप, वे समूह जिनमें हम की भावना होती है और लोग घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, वे अंतः समूह हो गए। और बाह्य समूह जो हमारे बाहर के समूह हो गए। तो ये बिल्कुल उसी तरीके की अवधारणा है जो टॉनिज ने दी थी। कम्युनिटीज़ हो गई एक प्रकार की अंतः समूह, और एसोसिएशन हो गए एक प्रकार से बाह्य समूह। बस वर्गीकरण का इन सभी लोगों का आधार जो है वो अलग अलग हो।
इसके अतिरिक्त अन्य वर्गीकरण भी आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, जैसे पार्क और बर्गेस का प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह, इसके अलावा लियोपार्ड का भीड़ समूह, अमूर्त समूह, इस रूप में इन्होंने वर्गीकृत किया। ये रहा आज का हमारा सामाजिक समूह और उसके वर्गीकरण पर एक संक्षिप्त चर्चा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को एक आधारभूत संकल्पना बनाने में मदद तो अवश्य मिली होगी। अब यदि आप सभी लोगों को यह टॉपिक समझ में आया है तो आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो आप अपने घर पर अवश्य करें। इसमें मैं मूलतः 4 प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ और आप इसका उत्तर चैनल के कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं नीचे, और व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को आंसर कर सकते हैं जैसे ही ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा। इसमें प्रश्न 1 है कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक समूह के वर्गीकरण का आधार आकार माना? आप सभी लोगों ने पढ़ा है, मैंने अपने लेक्चर में बताया है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर टाइप कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि समूह और सामाजिक समूह में क्या अंतर पाया जाता है? ये भी मैंने विस्तृत चर्चा की है दोनों के अंतर के संबंध में। अगला प्रश्न है किस विचारक का ये मानना था कि समाजशास्त्र कुछ न होकर समूह का अध्ययन है? इसकी चर्चा भी मैंने बिल्कुल शुरुआत में आप लोगों के समक्ष की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने सामाजिक समूह की परिभाषा में अंत्य क्रिया पर विशेष बल दिया? तो आप सभी लोग लेक्चर सुनने के बाद इनका आंसर अवश्य दें, और इसके अतिरिक्त कोई भी आप लोगों के समक्ष सुझाव हों कि किस तरीके से पढ़ाया जाए और क्या चीज़ की जा सकती है, तो सभी सुझाव आप लोगों के आमंत्रित हैं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर।